फाइंडिंग आउट अबाउट दिल्ली सुल्तान्स। तो इस सेक्शन में हम जानेंगे कि किस तरह हमें दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पता चलता है कि उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। तो वैसे तो जो इंस्क्रिप्शंस हैं, कॉइन्स हैं, आर्किटेक्चर है, इन सब से हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। बट एक और चीज़ है जिन्हें हम तारीख या फिर तवारीख कहते हैं। सो तारीख हो गया सिंगुलर में और तवारीख हो गया प्लूरल में। तो इनसे भी हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। अब ये तारीख या तवारीख है क्या? यह है हिस्ट्रीज, राइट? ये है हिस्ट्रीज मतलब पास्ट। तो तारीख और तवारीख से भी हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है दिल्ली सुल्तान्स के बारे में। और ये जो तारीख थी ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी पर्शियन लैंग्वेज में। अब पर्शियन लैंग्वेज में ही क्यों लिखी गई थी? क्योंकि दिल्ली सुल्तान्स के टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लैंग्वेज यूज होती थी वो थी पर्शियन लैंग्वेज। तो पर्शियन लैंग्वेज ही उनके टाइम पे, दिल्ली सुल्तान्स के टाइम पे यूज होती थी, राइट? तो अब ये जो तारीख या तवारीख थी वो लिखी किसने थी? तो द ऑथर्स ऑफ तवारीख वर लर्नड मैन, जो ज्ञानी लोग थे जिन्हें काफी ज्यादा नॉलेज थी, जैसे कि सेक्रेटरीज हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, पोएट्स हो गए, कोर्टियर्स हो गए। मतलब कि इन दिल्ली सुल्तान्स के जो भी दरबार में काफी जो लर्न मैन थे, जो अलग अलग तरह के लोग थे, चाहे वो सेक्रेटरीज हो, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, पोएट्स वगैरह हो, तो वो लोग इन तवारीख को या तारीख को लिखते थे। अब ये लोग दिल्ली सुल्तान्स को अलग अलग चीजों में हेल्प करते थे। वो लोग अलग अलग मुद्दों पे एडवाइस करते थे रूलर को कि आपको ये करना चाहिए, आपको इस तरह करना चाहिए, ठीक है? गवर्नेंस में एडवाइस करते थे। और वो लोग जस्ट रूल पे, मतलब कि न्याय पे, ऐसा रूल जिसमें न्याय पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाए, सबको जस्टिस मिले, ऐसी चीज पे ये लोग बहुत ज्यादा फोकस करते थे ये लोग, राइट? नाउ द सर्कल ऑफ जस्टिस, कि इसमें इस सेक्शन में क्या बताया गया है कि जो जस्टिस है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो फकरे मुदाबिर रोट इन द 13th सेंचुरी। तो उन्होंने क्या लिखा है? जो फकरे मुदाबिर हैं उन्होंने ये लिखा है, अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स। जाहिर सी बात है कि एक राजा सैनिकों के बिना कैसे सर्वाइव कर सकता है? एक राजा लड़ता भी है तो वो सैनिकों के दम पे ही लड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि वो खुद ही सबसे पहले जाके लड़ जाता है। पहले वो अपनी सेना को भेजता है। जो भी उसका एम्पायर है, जो भी उसका किंगडम है, उसकी सेफ्टी कौन करता है, सुरक्षा कौन करता है? सोल्जर्स करते हैं। तो ऑफ कोर्स किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स। एंड सोल्जर्स जो है वो अपनी सैलरीज के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। मतलब कि कोई आपके लिए काम कर रहा है तो वो मुफ्त में तो काम करेगा नहीं। वो काम क्यों करेगा? जब उसके बदले आप उसको कुछ दोगे। तो सोल्जर्स को अगर सैलरी मिलेगी तो वो खुशी खुशी काम करेंगे, अगर नहीं मिलेगी तो वो भी काम छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है? तो सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज। और ये सैलरीज आएंगे कहाँ से? राजा ये सैलरी देने के लिए पैसा लाएगा कहाँ से? सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पेजेंट्स। अब क्योंकि उस टाइम पे, पुराने टाइम पे, सबसे ज्यादा जो लोग ऑक्यूपाइड थे वो थे एग्रीकल्चर में। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे। आज भी लगभग 60% जो लोग हैं वो हमारे इंडिया पे भी आजकल एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। तो उस टाइम पे भी एग्रीकल्चर जो था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर था ऑक्यूपेशन का। तो वहां से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। अलग अलग तरह के टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे। और फिर उन टैक्सेस को कलेक्ट करके अलग अलग राजा की नीड्स को, सैलरीज वगैरह देनी है, जो भी खर्चा था वो चलाया जाता था। तो सैलरीज कहाँ से मिलती थी? राजा जो है वो टैक्स लगाता था, पेजेंट से रेवेन्यू लेता था, और उन रेवेन्यू वाले पैसे से वो अपने सोल्जर्स को सैलरी देता था। बट पेजेंट्स जो है वो टैक्स कब दे पाएंगे? वो राजा को पैसा कब दे पाएंगे? जब उनकी खुद की फसल होगी, जब उनकी अच्छी फसल होगी, जब उनके पास खुद पैसा होगा, जब वो प्रॉस्पेरस होंगे, जब वो खुश होंगे, तभी तो आगे वो अच्छे से टैक्स पे कर पाएंगे। उनकी फसल तो हुई नहीं, उनका जो सामान है, जो प्रोड्यूस है, वो तो बिका नहीं, तो उनको खुद को पैसे नहीं मिलेंगे तो आगे वो पैसे कहाँ से देंगे? तो पेजेंट जब तक पैसे नहीं दे पाएंगे जब तक कि वो खुद प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी ना हो। और पेजेंट्स कब प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी होंगे? जब जो किंग है वो जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस चलाएगा, राइट? तो देखा किस तरह जो जस्टिस है एंड जो ऑनेस्टी है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है एक पूरे सिस्टम को अच्छे से चलाने में। कि जब राजा जस्टिस ही नहीं देगा आम लोगों को तो लोग खुश नहीं रहेंगे। जब लोग खुश नहीं रहेंगे तो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, वो कमा अच्छे से नहीं पाएंगे। जब वो कमाएंगे नहीं अच्छे से तो वो आगे टैक्स नहीं पे कर पाएंगे। जब टैक्स नहीं पे होगा तो राजा जो है वो अपने अलग अलग खर्चों को कैसे फुलफिल करेगा, कैसे उनको पे करेगा, राइट? तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जस्टिस हो एक एम्पायर में, किंगडम में, और ऑनेस्टी भी हो।
अब ये कुछ बातें इन्होंने ध्यान में रखने के लिए कहा है, कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। नाउ फर्स्ट इज कि जो हमने ऑथर से तवारीख लिखी है, तो हमने देखा कि वो लर्नड मैन थे, वो कोर्टियर्स थे, वो पोएट्स थे, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, वो ये लोग थे। तो ये जो लर्न मैन थे, जो ऑथर्स थे तवारीख के, वो लोग सिटीज में रहते थे। मेनली बात करें तो वो दिल्ली में रहते थे, वो गांव वाले इलाके में नहीं रहते थे। अब ये बात आपको ध्यान में रखने के लिए क्यों कही जा रही है कि वो सिटीज में रहते थे, इस चीज पे क्यों फोकस किया जा रहा है? क्योंकि अगर कोई इंसान जिस माहौल में रह रहा है, जिस प्लेस पे वो रह रहा है, वो उसी से रिलेटेड अपनी चीजें लिखेगा, उसके अकाउंट्स में भी वही चीज दर्शेगी, है ना, कि उसी चीज का रिफ्लेक्शन आएगा कि जिस तरह के माहौल में वो रह रहा है। तो अगर ये तवारीख जिन्होंने लिखी, अगर वो सिटीज में रहते थे, जो वो अकाउंट्स लिखेंगे, जो वो तवारीख लिखेंगे, जो वो हिस्ट्रीज लिखेंगे, वो भी सिटीज से रिलेटेड होगी। उसमें गांव वाले इलाकों का वर्णन इतने अच्छे से नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ जो सिटी में जो लाइफ है, जो राजा महाराजाओं की लाइफ है, वही चीज आपको इनके राइटिंग्स में देखने मिलेगी। सेकेंड, दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। तो अब ये लोग जो तवारीख लिखते थे, तो वो लोग किस उम्मीद में लिखते थे? कि वो लोग ये उम्मीद करते थे कि हम अगर अच्छा अच्छा सा हिस्ट्रीज लिखेंगे, मतलब राजा के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के उसकी तारीफ करके लिखेंगे, तो हमें रिच रिवॉर्ड्स मिलेंगे, है ना। उन्हें रिवॉर्ड्स कब मिलेंगे? जब वो तारीफ करेंगे तभी तो। अगर बेइज्जती कर दी तो सुल्तान तो निलात मार के भगा देगा कि जाओ यहाँ से। तो जब उनकी तारीफ करेंगे तभी तो सुल्तान उन्हें रिच रिवॉर्ड देगा। तो वो लोग हिस्ट्रीज किस होप में लिखते थे, किस उम्मीद में लिखते थे कि राजा जो है, जो सुल्तान है, वो खुश होकर उनको बढ़िया बढ़िया से इनाम देगा। तो अब इससे आप क्या ध्यान में रख सकते हो कि इनके हिस्ट्रीज में आपको ज्यादा से ज्यादा तारीफ देखने मिलेगी, क्रिटिसिज्म आपको इतना देखने नहीं मिलेगा। क्योंकि वो लोग ये क्यों लिख रहे हैं? दे वर एक्सपेक्टिंग रिच रिवॉर्ड्स फ्रॉम द सुल्तान, क्योंकि उन्हें तो भाई बढ़िया बढ़िया से इनाम चाहिए। तो अगर वो बेइज्जती कर देंगे तो उन्हें इनाम नहीं मिलेंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ अच्छी साइड, और अच्छी भी कैसी साइड कि बढ़ा चढ़ा के। हो सकता है कि जो इन्होंने तारीफ की हो वो रियल ना हो, है ना, ये भी हो सकता है। और हो सकता है कि कुछ रियल भी हो। तो आप देखोगे कि क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा नहीं देखने मिलेगा और तारीफ आपको ज्यादा देखने मिलेगी। और हो सकता है कि वो तारीफ भी रियल ना हो, ठीक है। And the third is, these authors advise rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. तो ये जो लर्न्ड मैन थे, ये लोग क्या कहते थे कि एक जो सोसाइटी है उसमें एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, एक आइडियल सोशल ऑर्डर होना चाहिए। किस तरह? मतलब एक तरह से इनका कहना था कि जो सोसाइटी है वो कुछ टुकड़ों में बांट दी जानी चाहिए। कैसे बांट दी जानी चाहिए? कि बेस्ड ऑन बर्थ राइट। कि हमारी सोसाइटी में उन लोग का ये कहना था, ये ऑथर्स का, कि सोसाइटी में बर्थ राइट होना चाहिए। बर्थ राइट मतलब कि कुछ लोगों को उनके जन्म के बेसिस पर, उनके बर्थ के बेसिस पर कुछ प्रिविलेजेस मिल जाती हैं, ठीक है। जैसे कि जो नोबल्स हैं उनको राइट मिल जाता है राज करने का। मतलब कि जैसे राजा का बेटा राजा बनता है, क्यों बनता है? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर फैमिली में पैदा हुआ है। तो ये बर्थ राइट हो गया ना, कि किसी को एक प्रिविलेज मिल रही है, किस बेसिस पर? कि वो एक पर्टिकुलर फैमिली में जन्म लिया है। ऐसे ही कुछ लोगों को बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं, सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फैमिली में पैदा हुए हैं, ठीक है। अब मान लो जैसे शूद्र हैं, तो अगर कोई शूद्र की फैमिली में पैदा हुआ है तो उसको इतनी ज्यादा प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगी, राइट। उसको तो उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जिस तरह की उससे पेरेंट्स को ट्रीट किया जाता था। तो वही है कि इन लोगों का कहना था कि बर्थ राइट के बेसिस पर एक सोशल ऑर्डर होना चाहिए, कि हर एक इंसान को उसके बर्थ राइट के बेसिस पर राइट मिलने चाहिए, उसके बर्थ के बेसिस पर राइट मिलने चाहिए। जिस फैमिली में उसने जन्म लिया है उसके बेसिस पर ही उसको ट्रीट किया जाना चाहिए। और उसके बाद जेंडर डिस्टिंक्शंस। तो इन लोग का मानना था कि गॉड ने कुछ इस तरीके से हमें बनाया है, और जो गॉड ने जो ऑर्डर लिखा है, जो रूल लिखा है, तो उसमें ये बताया गया है कि जो मेन है वो सुपीरियर हैं एंड वुमेन जो हैं वो इतनी सुपीरियर नहीं है, वो सबऑर्डिनेट है मैन के। तो जेंडर डिस्टिंक्शन मतलब सोशल एंड बायोलॉजिकल differences between women and men. Usually these differences are used to argue that men are superior to women. तो जो बायोलॉजिकल एंड सोशल डिफरेंसेस थे, बायोलॉजिकल मतलब कि जैसे हम फिजिकली मेन जो होते हैं वो मान लो थोड़े से स्ट्रांग माने जाते हैं, वुमेन इतनी स्ट्रांग नहीं मानी जाती। सोशली भी कि जैसे मेन जो है, राजा जो है वो रूल करता है, रानी जो है वो सिर्फ बैठती है, वो रूल वगैरह नहीं करती, वो लड़ाइयां लड़ने नहीं जाती। तो कुछ इस तरीके से क्या माना जाता है कि जो मेन है वो सुपीरियर है। तो इन लोग का कहना था कि बर्थ राइट होना चाहिए और जेंडर डिस्टिंक्शन होना चाहिए, कि आदमी को सुपीरियर रहना चाहिए और वुमेन को सबऑर्डिनेट की तरह रहना चाहिए। बट देयर आइडियाज वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबॉडी। अब ये जो ऑथर्स कहते थे कि इनसे सभी लोग सहमत नहीं होते थे।
इन 1236 इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान। तो आपने रजिया सुल्तान के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा। तो रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, तो 1236 में जो रजिया थी वो सुल्तान बनी, वो राजा बन गई, एक्चुअली रानी बन गई, वो क्वीन बन गई। सो उस टाइम के जो क्रॉनिकलर थे मिनाजे सिराज, वो बताते हैं, वो ये मानते थे कि जो रजिया है वो बहुत ही ज्यादा एबल एंड क्वालिफाइड है, मतलब कि उनमें ये क्षमता है, वो इतनी ज्यादा लायक हैं, उनके भाइयों से, जितने भी उनके भाई थे उनसे ज्यादा एबल एंड क्वालिफाइड है, उनसे ज्यादा सक्षम है एक इस गद्दी पे बैठने के लिए। बट द प्रॉब्लम वॉज कि वो खुद इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे कि वो एक लड़की को रूल करता हुआ देख रहे थे। ठीक है, मतलब कि एक तरह से वो मान तो रहे थे कि रजिया जो है वो सक्षम है, उसके पास कैपेबिलिटीज हैं, शी इज एबल, बट एक तरह से उन्हें ये हजम नहीं हो रहा था कि यार एक लड़की कैसे रूल कर रही है हम पे। लड़की तो सबऑर्डिनेट होती है, वुमेन आर सबऑर्डिनेट, मैन आर सुपीरियर, हाउ कैन अ गर्ल रूल अस। तो वो लोग ये सोच रहे थे, जो मिनाजे सिराज थे वो ये मान रहे थे कि ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर। तो वो एक रानी को अपना रूलर देखकर थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, और ना ही जो दूसरे नोबल्स थे वो खुश थे। वो ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि जो रजिया है एक औरत होकर इंडिपेंडेंटली रूल करने की कोशिश कर रही हैं। तो इसी कारण से मतलब अब कोई लोग ज्यादा खुशी नहीं थे उनके साथ, तो सभी लोगों ने क्या किया, मतलब लास्ट में शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। तो 4 साल बाद, उनके गद्दी पर बैठने के 4 साल बाद उन्हें उनके पोजीशन से हटा दिया गया। एक तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या मानसिकता है कि एक तरफ मिनाजे सिराज मान रहे हैं कि भाई इनके पास क्वालिटीज हैं, शी इज कैपेबल, बट उन्हें वो चीज उतनी अच्छी भी नहीं लग रही कि ठीक है कैपेबल है पर एक लड़की हम पे रूल कर रही है, तो वो चीज भी उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी। और ज्यादातर लोग खुश नहीं थे कि एक लड़की को अपना सुल्तान देखकर वो खुश नहीं थे। बट मिनाजे सिराज थॉट अबाउट रजिया। अब यहाँ पे डिटेल में हम थोड़ा देखते हैं कि मिनाजे सिराज रजिया के बारे में क्या सोचते थे। मिनाजे सिराज मानते थे कि एक क्वीन का रूल, मतलब कि एक लड़की का रूल, जो क्वीन है वो रूल कर रही है, तो ये हमारे आइडियल सोशल ऑर्डर जो कि गॉड ने बनाया, जो कि भगवान ने बनाया, उसके खिलाफ जा रहा है। इनका कहना था कि भाई भगवान ने क्या बनाया है, जैसे कि मैं आपको बता ही रही हूँ कि इन लोग का सोचना था कि मैन आर सुपीरियर एंड वुमेन आर सबऑर्डिनेट, राइट, और वुमेन जो है वो रूल नहीं कर सकती, वो इतनी बड़ी गद्दी पे नहीं बैठ सकती। तो इनका ये मानना था कि अगर रजिया रूल कर रही है तो वो एक तरह से भगवान ने जो सोशल ऑर्डर बनाया है, जो भगवान ने एक तरह से हमारे लिए नियम बनाए हैं, उनके खिलाफ रजिया जा रही है। ठीक है, तो रजिया का गद्दी पर बैठना भगवान के रूल के खिलाफ हो रहा है। अब हकीकत में अगर मैं अपनी बताऊं तो भगवान ने तो कोई रूल नहीं बनाया, भगवान ने तो सिर्फ हमें बनाया है ना। भगवान ने तो कोई जाति, कोई धर्म कुछ भी नहीं बना के भेजा, भगवान ने तो सिर्फ इंसान भेज दिया, और ये सब हम लोगों ने खुद ने बनाया है। तो जो इनका कहना है कि भगवान के, वो इनकी सोच थी कि जो रूल ऑफ गॉड है, जो ऑर्डर ऑफ गॉड तरीके से। बट फिर वो एक तरह से क्वेश्चन करते हैं कि इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन, मतलब भगवान ने जो चीजें बनाई हैं, एक तरह से उसका जो रजिस्टर है जिसमें भगवान का हर एक लेखा जोखा है, उसके अंडर रजिया जो है वो नहीं आती। सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, कि जो आदमियों का जो कॉलम है, आदमियों के लिए जो ड्यूटी है, उनको उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, जो भगवान के रजिस्टर में लिखी हुई हैं, उसमें तो रजिया का जो अकाउंट है वो नहीं आता। तो फिर क्यों रजिया को इतनी ज्यादा क्वालिटीज मिली है, उसके पास इतनी ज्यादा जो कैपेबिलिटीज है वो कैसे हैं, जब इनका क्या मानना था बेसिकली कि भाई भगवान ने तो बोला है कि मैन सुपीरियर है, वुमेन जो है वो सबऑर्डिनेट है, मैन ही रूल कर सकता है। तो इतनी अच्छी क्वालिटीज रजिया के पास आई कहां से, जब वो उस चीज के अंडर में लाई ही नहीं करती, जब रजिया के पास भगवान के हिसाब से वो राइट नहीं है एक तरीके से कि वो रूल कर सके, तो फिर उसके पास इतनी अच्छी क्वालिटीज, कैपेबिलिटीज आई कहां से। तो एक तरह से वो सवाल करते हैं। Now on her inscriptions and coins, Razia mentioned that she was a daughter of Sultan Iltutmish. तो जो भी इंस्क्रिप्शंस रजिया ने लिखवाई थी, जो भी कॉइन्स उन्होंने बनवाए थे, तो उस पे रजिया ने क्या लिखवाया था कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी हैं, इस तरीके से उन्होंने लिखवाया था। और ये काफी अलग था क्वीन रुद्रमा देवी से, मतलब कि जो क्वीन रुद्रमा देवी थी जो कि 1262 से 1289 तक थी, तो
उन्होंने थोड़ा अलग किया था, उन्होंने इस तरीके से नहीं लिखवाया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी इंस्क्रिप्शंस पर अपना नाम चेंज करवा लिया और एक तरीके से ये प्रिटेंड किया कि वो एक आदमी है, राइट। तो उन्होंने अपनी इंस्क्रिप्शंस वगैरह पे अपना नाम चेंज करवा लिया और इस तरीके से पोज किया कि वो एक मैन है। और दूसरी जो क्वीन थी दिदा, उन्होंने कश्मीर में रूल किया था 1980 से 1003 तक। उनका जो टाइटल है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो दिदा आप देख रहे हो, ये दिदा आपको फेमिलियर भी लगेगा दीदी से। तो ये जो दिदा वर्ड है ये दीदी से निकल कर आया है, जिसका मतलब होता है बड़ी बहन, राइट। तो एक तरह से उनकी जो प्रजा थी वो उन्हें प्यार से दीदा बुलाती थी, दीदी बुलाती थी। तो वहीं से इनका नाम जो है वो निकल कर आया। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि किस तरह हमें जो तवारीख हैं, जो तारीख हैं, उनसे हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है दिल्ली सुल्तान्स के बारे में। और फिर हमने देखा कि उस टाइम के लोगों की एक तरह से क्या सोच थी, जो अलग-अलग क्रोनिकलर्स थे, जो लर्न्ड मैन थे जिन्होंने तवारीख लिखी, उनका क्या सोचना था, किस तरह वो एक विमेन को राज करते हुए नहीं देख सकते थे। दे कैन नॉट सी देमसेल्व्स रूल्ड बाय अ क्वीन। तो उन्हें वो सब चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, बल्कि जो बट साथ ही साथ जो मिनाजे सिराज थे वो ये भी मान रहे थे कि रज़िया जो है वो काफ़ी ज़्यादा लायक हैं, उनके पास क्वालिटीज़ हैं। बट ऐसा हो कैसे सकता है कि जब भगवान ने लड़कियों को उस कॉलम में ही नहीं रखा है, फिर जो रज़िया हैं एक लड़की होने के बावजूद उनके पास इतनी अच्छी क्वालिटीज़ आई कहाँ से? तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस करते हैं।